बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सैयद शारिक वकार अपने यूट्यूब चैनल के साथ। आज का प्रोग्राम है हमारा न्यू नॉर्म्स इन एजुकेशन, और हमारे साथ एक बड़े फेमस एजुकेशनिस्ट मौजूद हैं, जनाब मिर्जा रजा अली साहब। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। रजा साहब फेलो मेंबर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के, इसके अलावा फॉरवर्ड थैंक ग्रुप के यू। चेयरमैन हैं। एजुकेशन इंडस्ट्री में गुज़िश्ता 21 साल से मौजूद हैं, डिफरेंट किस्म की फाइनेंशियल ट्रेनिंग्स करवाते हैं और मुख्तलिफ वो प्लेटफॉर्म से जो हैं वो फाइनेंस के और एंटरप्रेन्योर्स की भी अपनी गाइडलाइंस देते हैं, उनकी ट्रेनिंग्स करवाते हैं, और आजकल अपने स्टार्टअप के सिलसिले में यूके में मुकीम है। वेरी वार्म वेलकम टू रजा, और बहुत शुक्रिया कि आपने बड़े शॉर्ट टाइम पे हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू वेरी मच तारिक भाई टू हैव मी। रजा, थोड़ा सा ये मैं पूछना चाहूंगा कि आप माशाल्लाह यहाँ पे एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लीड कर रहे थे और एक स्कूल को भी आप चला रहे थे। तो आजकल जो सूरत हाल है, स्पेशली द कंट्री लाइक पाकिस्तान के, जहाँ पे ये कोरोना की वजह से अभी तक फॉर्मली जो है वो स्कूल्स नहीं खुल सके हैं। 15 सितंबर की डेडलाइन है, और हमारे यहाँ जो है वो शायद जो ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम है वो इतना अभी लोग जो है उससे अवेयरनेस नहीं हुई। तो क्या कहते हैं, क्या देख रहे हैं आगे कि ये पाकिस्तान जैसी कंट्री में क्या समझते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन आगे चल के कुछ कामयाब होती है, इसमें कुछ होगा, या अब जो हम अपना पुराने मेथोडोलॉजी में चल रहे हैं उसी पे चलते रहेंगे? Thank you very much, Sharik bhai. Basically, thank you very much for pointing out such a wonderful and much needed topic for as of now. असल में है क्या कि हम अभी जो थोड़ा सा पेसिमिस्ट हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं जो डिसरप्शन जितनी तेजी से पूरी दुनिया में एजुकेशनल लाइन में आई है, पाकिस्तान वो सेंट्रल हब है जहां पे पूरी दुनिया के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी एजुकेशनल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराने के लिए जिन चंद मुल्कों को टारगेट कर रहे हैं उसमें से एक पाकिस्तान भी है। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। हर एस्टैब्लिश्ड एंटिटी, हर एस्टैब्लिश्ड कॉर्पोरेट सेक्टर हमेशा उस अनस्ट्रक्चर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पे अट्रैक्ट होता है जहां उनको लगता है कि बहुत ज्यादा स्कोप मौजूद है और जहां बहुत ज्यादा एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट मौजूद है। पाकिस्तान में क्योंकि आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, अब जो पेंडेमिक के बाद की सिचुएशन आई है जिसमें एजुकेशन सेक्टर सबसे ज्यादा सिवियरली हिट हुआ है, उसकी वजह यह नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, उसकी वजह यह है कि हमारे पास पॉलिसी फुकदान था। हमने आज तक पॉलिसी पे अमल नहीं किया, अगर बनाई है तो उस पर कोई अमल दरामद नहीं है। इट इज सो अनफॉर्चुनेट। पिछले 20-21 साल से हम जिस चीज का रोना रो रहे हैं, और लास्ट 10 साल से तो सबसे ज्यादा रो रहे हैं, कि हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान के पास कोई भी डिस्टेंट लर्निंग की पॉलिसी नहीं है। ये एक ऐसी खबर है जो सबको एक तो हैरानकुन करती है। अभी कितनी हैरानकुन बात है कि पूरी दुनिया जो पिछले 10-15 सालों में रेवोल्यूशनाइज कर गई डिस्टेंस एजुकेशन को लेके, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को लेके, हमारे हायर एजुकेशन कमीशन के पास इसकी कोई ड्राफ्ट पॉलिसी नहीं है कि वो किस तरह पढ़ाएंगे, उसके नॉर्म्स क्या होंगे। तो पेंडेमिक का तो मसला ही नहीं रहा ना। मसला सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब आप एक पॉलिसी बनाते हैं तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन आसान हो जाती है। तो स्कूल्स हो गए, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो गए, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, ये सारे के सारे अल्टीमेटली स्ट्रेस्ड अपॉन करेंगे इनटू डिस्ट्रप्शन। अब डिस्ट्रप्शन अगर मैं कहता हूं बार बार, तो पहले एक नेगेटिव स्ट्रोक था, और अब डिस्ट्रप्शन इनोवेशन को इक्वेट करती है। यानी हर वो चीज जो डिस्टरप्ट करे आपके कन्वेंशनल मेथड ऑफ टीचिंग को, डिस्ट्रप्शन पे है। यानी अगर मैं अब आपसे कहूँ कि शारिक साहब आप सारी मीटिंग जूम पे हुआ करेंगी, तो ये डिस्ट्रप्शन है। और इसी पेंडेमिक ने जूम को $multi-billion की कंपनी बना दी है। Exactly. इसी का किया है। बिल्कुल पैरेलल ही उतने ही बिजनेसेस ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सूबरेंट प्रॉफिट्स किए हैं। उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह ये थी कि वो प्रोएक्टिव थे, उन्होंने अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ एम्बेड किया, और जब ये पेंडेमिक आया तो उन्होंने इमीडिएटली अपने आप को शिफ्ट किया टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी। हमारे पास इस पेंडेमिक से एक सबक जरूर आया है कि हम अब जितनी तेजी से अपनी इस डिस्ट्रप्शन को अपने हर एक्टिविटी के साथ आगे टेक लगा देंगे, हमारी कामयाबी यकीनी है। अब चाहे फाइनेंस हो तो वो फिनटेक है, अब अगर प्रॉपर्टी का काम है तो प्रॉपटेक है। Zameen.com आपके सामने है, जिसकी सबसे बड़ी अभी सीड इन्वेस्टमेंट एंजल इन्वेस्टर्स ने पहली दफा एक पाकिस्तानी स्टार्टअप को दी। आपके सामने एयरलिफ्ट एक रेवोल्यूशनाइज स्टार्टअप है पाकिस्तान का, जिसने $100 मिलियन के इन्वेस्टमेंट को क्रॉस कर दिया है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये नहीं थी कि वो ट्रांसपोर्ट सर्विस है, उसकी वजह ये है कि वो टेक इनेबल्ड ट्रांसपोर्ट सर्विस है।
तो जितने भी एजुकेशनल सेटअप्स हैं, मैं सबको एक ही गुजारिश करता हूँ, चाहे वो मेरा अल्मा मैटर हो आईसीएम है, चाहे वो कोई भी प्रोफेशनल और एलिटिस्ट इंस्टीट्यूशन हो, ये जब तक अपनी प्रोफेशनल प्रोग्राम्स के साथ टेक इनेबलिंग स्किल नहीं देंगे अपने ग्रेजुएट्स को, ये अपने सीवी को लेके घूमते रहेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती रहेगी, और जो एक बहुत बड़ा चंक है दुनिया में जिसकी नीड है दुनिया को, उससे हम महरूम रहेंगे। अच्छा, थोड़ा सा ये गाइड कीजिएगा कि वी आर बोथ फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूशन। अभी जब यहाँ पे पेंडेमिक आया तो एग्जाम्स ऑनलाइन का एक बहुत बड़ी बहस थी। अब ये उस पर चेक एंड बैलेंस की बात हो गई कि जी, जिसपे बड़ी मीम्स भी आना शुरू हो गए कि भाई ये चेक एंड बैलेंस कैसे रखा जाएगा, कैमरे का एंगल कैसा होगा, वो कहीं सामने वाला उसको बता रहा है। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या क्या देखते हो कि ये कंट्रोल हो सकती है कंट्री लाइक पाकिस्तान जैसे हमारे यहाँ जिस तरह का, और खासतौर पे अगर आप देही इलाकों में चले जाएं तो वहां तो आज भी कन्वेंशनल उसमें जो है वो नकल का बड़ा रुझान है। तो क्या इस फिनटेक लाइफ मतलब जूम वाले मेथड में यानी ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में ये एग्जाम वगैरह का सिस्टम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, या इसके लिए कोई और फलसफा है? अच्छा देखिए, थैंक यू शाह साहब, बहुत बहुत जबरदस्त सवाल आपने किया। देखिए, जो हम कह रहे हैं ना एजुकेशन सिस्टम एज अ होल, इसमें अगर आपको डेफिनेटली पता होगा कि पाकिस्तान पिछले कोई 7 सालों से एक फ्रेमवर्क पे काम कर रहा है जिसका नाम है नेशनल वोकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, जिसको हम एनवीक्यूएफ कहते हैं। अच्छा, वो इतना खूबसूरत फ्रेमवर्क था जो एक्चुअली यूरोप के कॉन्सेप्ट को लाके रेप्लिकेट करने का प्लान था 2013 से। उसमें मैं आई वाज ऑनर्ड टू बी द पार्ट ऑफ दैट पॉलिसी फ्रेमवर्क। उसमें हम बार बार ये काम कर रहे थे कि देखिए, जो मैट्रिक से लेके पीएचडी तक वर्क है वो पूरी दुनिया में है, लेकिन यूरोप और एस्टैब्लिश्ड जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो करते ये हैं कि जो मैट्रिक से नीचे की स्किल है वो उसको भी सर्टिफाई करते हैं, वो उसको टेस्ट करते हैं, वो उसको इवेल्युएट करते हैं। अब वो इवेल्युएशन का तरीका मैं ला के स्प्रेड कर दूंगा जो भी आपका सवाल था। तो हमने भी यहाँ ये गुजारिश की थी कि जो वोकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है उसमें जो 1 2 3 है, यानी 4 इज मैट्रिक, 5 इज इंटरमीडिएट, 6 इज बैचलर्स, 7 इज मास्टर्स एंड 8 इज पीएचडी। जो 1 2 3 था, ये वो सर्टिफिकेशन थी जो छोटे और उस्ताद को दी जाती है कि जी छोटा बहुत जबरदस्त स्किल है, पूरी बाइक खोल देता है, पूरी गाड़ी खोल के दोबारा बंद कर देता है, अमेजिंग स्किल है, जबरदस्त इलेक्ट्रिशियन है, बट उसके पास कागज सनद नाम की कोई चीज नहीं है, उसको हम इवेल्युएट कैसे करें, उसके इवेल्युएशन के मीडिया मोड्स क्या होने चाहिए। तो उस पे इतनी स्पीड लगी, उसके बाद डेफिनेटली आपको पता है पॉलिटिकल मोटिव्स होते हैं, इसका से रुक गया। लेकिन मैं आपके प्लेटफॉर्म से, तमाम प्लेटफॉर्म से, जहां जहां मुझे मौका मिलता है, मैं गुजारिश करता हूं कि जो इवैल्यूएशन के मोड्स हैं, जिसमें 1 2 3 से लेके 8 तक, इसके मोड्स को इतना तेजी से चेंज होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, ये इतना आराम से चेंज हो सकता है कि जितने टेक्नोलॉजिकल जाइंट्स हैं ये अपने आप को आउटसोर्स करते हैं टू कंडक्ट एग्जाम्स लाइक दिस। आपको पता होगा ICAP ने बहुत पहले अपने ऑनलाइन सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन को इंट्रोड्यूस कराया और वो थर्ड पार्टी से आउटसोर्स कराया। किसी के अब जितने भी लोग हैं वो एक बजवर्ड यूज करते हैं API, जिसमें हर इंटरफेस, यानी मैं पेपाल नहीं हूं बट पेपाल इटसेल्फ एक जाइंट है, वो आपको सिर्फ पेमेंट गेटवे देता है, वो अलग से कंपनी नहीं है, ठीक है ना? वो आपकी कंपनी का हिस्सा भी है और नहीं भी है। जितने भी आप इस तरह के गेटवेज या APIs देखेंगे, ये इंटरफेस बना रहा है, ये एक इंटरमीडियरी बना रहा है जो आपकी सपोर्ट सर्विस बन के आपके साथ लग जाता है। पूरी दुनिया में एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल इसी तरह से काम कर रहे हैं कि जितने टेक जाइंट्स हैं वो आके एजुकेशन सेटअप को अपनी सर्विसेज देते हैं कि जी हम आपको रिमोटेस्ट एरिया में, आप कह रहे हैं शदादपुर से आगे छोर में जाके जी एग्जाम देखिए, इस एवेल्युएशन प्रोसेस में क्रिटिसिज्म आएगा, ट्रायल एंड एरर है। यूके जैसा एस्टैब्लिश्ड एजुकेशन सिस्टम ह्यूमन किराए पे आ गया जब पहली दफा इनकी असेसमेंट लॉन्च हुई, बच्चों ने यहाँ प्रोटेस्ट किया और डेफिनेटली उनको अपने पूरे रिजल्ट अनाउंसमेंट को यू टर्न लेके रोल बैक करना पड़ा। ये मजाक नहीं है कि एक इतना बड़ा सिस्टम जिसको आप कह रहे थे एरर फ्री है, उसको आपको रोल बैक करना पड़ेगा। साथ हम सपोर्ट सर्विस लेते हैं, एक इंटरफेस लेते हैं, ये बहुत आराम से मैनेजेबल है। जो एक बहुत बड़ा मुझे जो एज ए, अब ये तो हो गई स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से बातचीत हो गई जी जी। अगर आप ये आ जाइए कि जाहिर है यहाँ पे जो जब ये पेंडेमिक आया तो टीचर्स बहुत डिस्टर्ब हुए और सारे के सारे ऑफलाइन हो गए, तो हर कोई ऑनलाइन पढ़ा नहीं सकता। और फिर ऑनलाइन में सबसे बड़ी एक फैसिलिटी ये आ गई कि जूम ने ये दे दी कि एक वक्त में 500 लोगों को निपटा दिया, ठीक है जी। तो जाहिर है वो टीचर्स की रिक्वायरमेंट थी, वो 30 की जो क्लास के चंक पढ़ा रहा था वो अनएम्प्लॉयमेंट के घेरे में आ गए।
तो यहाँ यह है कि भाई क्या अब टीचर्स के लिए लेट्स से सही चार वकार पढ़ाना चाहते हैं या रजा पढ़ाना चाहते हैं, तो उनके पास क्या यूट्यूब पे ही प्लेटफॉर्म रह गया? तो पहले वो 4000 क्या कहते हैं उनके आवर्स पूरे करें, उसके बाद कमाना शुरू करें। तो हाउ दे इंश्योर देयर ब्रेड एंड बटर? भाई एक टीचर है, उसके पास वो किस तरह से इंश्योर कर सकता है कि जो उसका या अगर मैं लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मैं अपना कोई अपने वर्चुअल स्कूल या वर्चुअल यूनिवर्सिटी शुरू करना चाहता हूँ, तो हाउ क्या इस पे कुछ आप कुछ रोशनी डाल सकते हैं इस बात पे? जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, मैं फिर गुजारिश कर दूं कि मैं जिन इदारों में पढ़ाता था पाकिस्तान में यूके आने से पहले, वहाँ पे जब हमारी मीटिंग चलती थी और ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होते थे, वहाँ सबसे पहली गुजारिशात जो सबमिट होती थी और हमें बाद दफ़ा पागल डिक्लेयर कर दिया जाता था, उसमें होता भी था कि सबसे पहले देखिए बीइंग अ टीचर हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमें प्रोएक्टिव होना है। क्योंकि अगर इनसाइट हमसे एक्सपेक्टेड है स्टूडेंट की कि जब हम इनसाइट देंगे, हम फ्यूचर फोरकास्ट करेंगे कि जी आगे 10 सालों में क्या होने वाला है, और अगर हम खुद अपडेट नहीं है उस इनसाइट को लेके, तो थोड़ा-सा अनफॉर्चुनेट पार्ट है टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द टीचर्स, देखिए मैं फिर गुज़ारिश वही करूँगा कि जितने भी यहाँ पे फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो अगर प्रोएक्टिव हैं, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अलाइन कर चुके हैं टेक्नोलॉजी के साथ। ऑनलाइन ट्यूटोरियल सर्विसेज शुरू हो चुकी हैं फॉर ऑल द प्रोग्राम्स, स्कूलिंग से लेके हायर एजुकेशन तक, इंक्लूडिंग द पीएचडी, इंक्लूडिंग द रिसर्च डिसर्टेशन। मैं अभी 2 ऑनलाइन रिसर्च डिसर्टेशन को सुपरवाइज कर रहा हूँ, जिसमें वो और मैं उसको पहले से ज्यादा आवरली चार्ज कर रहा हूँ, ये मैं आपको बता दूं। मेरे लिए वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया, क्योंकि अब मेरे लिए पूरी दुनिया एक्सेस है। मैं जब अपना प्रोफाइल डालता हूँ और जब मैं ये कहता हूँ कि मैं जो मास्टर्स के और एमफिल के रिसर्च को सुपरवाइज कर सकता हूँ, और ना सिर्फ ये, मैं अपने जो जो आर्टिकल है उसकी डिसर्टेशन में अपना को ऑथर लेना चाहता हूँ, तो ये बिल्कुल एक नई दुनिया आ गई है। ऑनलाइन आईएसएसएन रिसर्च जर्नल्स बन गए हैं। तो मेरी तमाम टीचर से गुजारिशात हैं आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू कि वो मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। जितने टीचर, पहले ये होता था, मैं आपको एक थोड़ा सा और अपना इनपुट दूं कि पहले हायर एजुकेशन का हमने बड़ा क्रिटिसाइज किया उसको, कि हायर एजुकेशन कमीशन ने अब ये किया कि अगर आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है तो आपको 18 इयर्स के बजाय, जो पहले हम मास्टर्स थे, मास्टर्स का रूट आपको पता है कि जी हम अपने जमाने में, आपके जमाने में 2 साल का बैचलर्स करते थे शारिक साहब, तो वो 12 प्लस 2 14 हो जाता था, फिर मास्टर्स करते थे, 16 इयर्स एजुकेशन होती थी हमारी, और हम मास्टर्स होते थे। हायर एजुकेशन कमीशन ने पिछले 2 सालों से ये एम्बार्गो लगाया है कि टीचर्स हैविंग 18 इयर्स ऑफ क्वालिफिकेशन कैन ओनली टीच इन द यूनिवर्सिटीज। वो अंडर ग्रेजुएट को पढ़ाने के लिए कम से कम एमफिल होने चाहिए। तो अब इसका मतलब है जितने सीजन्ड टीचर थे जो पिछले 20-21 साल से अपनी जबरदस्त इंसाइट देते थे, कॉर्पोरेट जाइंट्स थे, कॉर्पोरेट गुरुज थे, उनको अल्टीमेटली टेक्निकली बाहर होना पड़ा। अब ये कितनी अनफॉर्चुनेट बात है कि कॉर्पोरेट का जाइंट है, वो जीएम लेवल पे, एमडी लेवल पे, सीईओ लेवल पे कॉर्पोरेट को इनसाइट दे रहा है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा सकता। क्यों? क्योंकि 18 इयर्स की कोल। बाज दफा हमारी पॉलिसी फ्राइवलस एक्ट करती है, जिसमें हम थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट, लेकिन उसका टेक्नोलॉजी होने की वजह से इतना अच्छा इम्पैक्ट आया है कि जितने इस तरह के कॉर्पोरेट गुरुज थे, उन्होंने अपने ऑनलाइन सेशंस को करना शुरू किया, सब्सक्रिप्शन आनी शुरू हुई, और अब ये हो गया है कि जैसे आपके लिए भी मैं गुजारिश करूंगा कि आपका माशाल्लाह यूट्यूब चैनल देखा जा रहा है, तो मैं आपसे भी गुजारिश ये कहूंगा कि आस्क द स्टूडेंट, आस्क द मैसेज टू थ्रो क्वेश्चंस टू यू, कि वो क्या सुनना चाह रहे हैं आपसे, वो क्या सवाल करते हैं, और एक डेडिकेटेड आवर तो आप लगा दें कि हर सवाल का जवाब देगा जी आपका जो भी जबरदस्त नेटवर्क है शारिक साहब का, वो उस कॉर्पोरेट से आकर रिस्पॉन्ड करेगा। तो यानी अगर मुझे ये पता चल जाए कि आपके यूट्यूब चैनल से मुझे मेरे हर सवाल का जवाब मिल जाता है, तो वो मेरे लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाएगा शारिक साहब। तो मेरी तमाम टीचर से गुजारिश है कि अपने इस डिसरप्शन को अडॉप्ट करें इमीडिएटली, और बजाय इसके कि हम आर्ग्यू करें कि हमारे पास बहुत नॉलेज है, लेकिन अगर हमारे पास टूल नहीं है ना शारिक साहब, तो कितनी ही मेरी नॉलेज है, लेकिन अगर मुझे जूम मीटिंग अभी आपकी एक्सेप्ट करनी नहीं आ रही, तो मैं अपनी सारे नॉलेज को बेकार कर दूंगा। नहीं, ये तो ये नहीं क्वाइट राइट, ये जो बंदा आई फुली एग्री। और ये जो आपने इस तरह से चीज को समझाया है कि ये भाई इस वक्त करंटली जो है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अवेयरनेस होना, उसके साथ वेल इक्विपमेंट होना बहुत जरूरी हो गया। जरा सा ग्रास रूट लेवल पे आते हैं रजा। जी नाउ यू आर सिटिंग इन अ कंट्री लाइक यूके, ये एक एडवांस लेवल की कंट्रीज हैं जो बेसिक प्रॉब्लम से बाहर आ चुके हैं। अब जी हमारा एजुकेशन सेक्टर जो है वो शहर में भी आ गया, और हमारा जो बहुत बड़ा एरिया जो है 90+% एरिया जो है वो गांव देहात का है। बिल्कुल।
तो गांव देहात में तो आज भी शायद ब्लैक बोर्ड पे भी जो है वो सुकून से एजुकेशन नहीं दी जा रही, और अब आप कह रहे हो जी जूम पे आके पढ़ाओ या यूट्यूब चैनल को इस्तेमाल करो। हाँ, ये और बात है कि वहां पे अब टिकटॉक जो है वो अब छोटे छोटे घरों में भी बनना शुरू हो गई है, सब शुरू हो गए। क्या समझते हैं किस तरह से वी कैन रिवोल्यूशनाइज, क्योंकि जाहिर है कि हमारा जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो मेरे ख्याल से करप्शन से भी बड़ा वो एजुकेशन है, और स्पेशली एट मास सही लेवल। बात, सही हाउ बात। कैन वी यूटिलाइज यूट्यूब और दिस सोशल मीडिया नेटवर्क टू गिव अवेयरनेस टू अवर ये जो मैसेज हैं देही इलाकों के लोग हैं उनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? थैंक यू फॉर एक्सेलेंट वंस अगेन एक्सेलेंट क्वेश्चन शाहिद साहब। मैं थोड़ा सा अपना तारुफ इस हवाले से भी करा दूं कि एक सोशल सर्विस के हवाले से दुनिया की सबसे बड़ी एजुकेशन सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको 2012 में मैंने हेड किया था। और उस वक्त भी मेरी पैशन ये थी कि किस तरह रिमोट एरियाज में इंक्लूडिंग छोर और सिंध के जितने देही इलाके थे, मेरा एक्सेस उनको ज्यादा था, कि वहां मैं कैसे पढ़ा सकता हूँ। तो हमने एक मोबाइल यूनिट बनाया था अपने दोस्तों की मदद से, और मोबाइल यूनिट करता ये था कि जितनी वोकेशनल ट्रेनिंग है, मैं फॉर्मल ट्रेनिंग उसकी बात नहीं कर रहा एजुकेशन की, जितनी इंडस्ट्री बेस्ड ट्रेनिंग्स थी वो हम 4-4 दिन 5-5 दिन की मोबाइल यूनिट्स के साथ अपने ट्रेनर्स को लेके जाते थे, और वो टूल बेस्ड ट्रेनिंग उनको दे के वापस आते थे। ये आज भी अल्लाह का शुक्र है कंटिन्यूड है। और मैं उसकी सक्सेस आपको इसलिए बताना चाहता हूँ साहब कि आने वाले 5 साल, मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, आने वाले 5 से 10 साल इस चीज की डिमांड करेंगे कि आपकी स्किल कितनी स्ट्रांग है। तन्मय बख्शी 15 साल का बच्चा है जो कि अभी $1 मिलियन बच्चा है, वो प्रोग्रामर है। 7 मिलियन कोडर्स चाहिए, 7 मिलियन कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स नहीं चाहिए, 7 मिलियन चार्ट अकाउंटेंट्स नहीं चाहिए। तो जो मैसेज रिक्वायरमेंट है, हमें एक्चुअली ग्रास रूट लेवल पर जाके उसको वो ट्रेनिंग दे देनी है कि अभी जो मैसेज की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट करे, कंप्लीट करने के बाद ग्रो करता चला जाए। तो मेरी गुजारिश सिर्फ और सिर्फ ये है कि जितने इस तरह के सैंपल एरियाज हैं, ये हर क्राइसिस से एक अपॉर्चुनिटी निकलती है। आपको पता है कि अगर मुझे प्रॉब्लम स्टेटमेंट देना आता है तो मुझे अपॉर्चुनिटी निकालनी आती है। मैं प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करूंगा तो मैं अपॉर्चुनिटी का साइज देख लेता हूँ। तो जितने, मैं आपको फिर जिम्मेदारी से, और आप देखिएगा अगले साल से बिल्कुल शुरू होगा, और जितने एंजल इन्वेस्टर यूके यूएसए के हैं वो आके इंटीरियर सिंध में हर प्रोविंस के इंटीरियर में बैठे हुए होंगे, अपनी टेक्नोलॉजी इनेबलिंग एक्टिविटी कर रहे होंगे और वहां की मैसेज को पढ़ा रहे होंगे, टूल दे रहे होंगे जो भी उनको जरूरत है। अगर मैं कह रहा हूँ 7 मिलियन कोडर्स चाहिए जो कि पूरी दुनिया में मौजूद नहीं है, तो वो इसी तरह के, जैसे लम्स ने आउटरीच प्रोग्राम किया तो वो दूर दराज इलाकों में जाते हैं, एक स्पार्कलिंग बच्चा ढूंढते हैं, 10 जो जितनी उनको नीड होती है वापस आते हैं, और वापस आके उनको ब्रश अप करके लेके चले जाते हैं। ये देखिएगा आपकी ये पेनिट्रेशन होगी। जितने स्टार्टअप्स हैं वो सारे के सारे इसी अनस्ट्रक्चर्ड देही इलाकों में जाना चाहते हैं, उसकी स्किल को पिक करते हैं, टूल देते हैं, और उसको उठा के अपने पास ऑनलाइन वर्चुअल एम्प्लॉयमेंट पे लेके आ जाना शुरू करेंगे। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, अब माशाल्लाह ये और यूके में भी अपना एक स्टार्टअप कर रहे हैं, तो वेस्ट में पेंडेमिक के बाद जो है, क्योंकि हमने जो यहाँ से देखा वो जो अखबारात में न्यूज आई कि साहब डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने कह दिया कि जो लोग वहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वो वापस जाएं अपने अपने मुल्क। क्या देख रहे हैं वहाँ भी कुछ चेंजेस आई हैं मेथोडोलॉजी में, एजुकेशन पॉलिसी? मैं बड़ा मजेदार, मैं आपको बताऊं, हम समझते थे बड़ी जी ये फार साइटेड मुल्क ममालिक हैं यूके यूएसए, लेकिन मैं आपको बताऊं इस पेंडेमिक ने इन सब का पोल खोल दिया है। बिल्कुल बता दिया है कि जी फार साइटेडनेस क्या होती है, या किन चीजों में ये अपनी यानी रूलिंग इंट्रूजन से करने के आदी लोग, इनको वाकई ग्रास रूट लेवल की पॉलिसी मेकिंग का बिल्कुल पता नहीं था। और सबसे सिविली हिट अगर कंट्रीज आप देखें तो उसमें यूके और यूएसए है। 1-2 लाख के करीब पहुंच रहे हैं उनकी डेथ्स। मतलब आपने पोल खोल दिया जो पूरी यूके की और यूएसए की हेल्थ सेक्टर सिस्टम का, जिसको आप कहते थे आप बहुत बड़ा सोशल एरिया लेके चलाते हैं, लेकिन आप बिल्कुल तैयार नहीं थे इस पेंडेमिक के लिए। अच्छा, यहाँ पे सिस्टम्स के इतने आदी लोग हैं कि वो इम्यून नहीं है इस तरह के पेंडेमिक के, तो एक्सपोज हुए। आपने यूके के अभी एजुकेशन सिस्टम का हाल देखा कि जी पहली दफा जब इनको थोड़ा सा अनकन्वेंशनल और एक अलग से आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीज करनी पड़ी, मिजरेबली फेल हुए। यूएसए को अभी इलेक्टोरल सिस्टम में बात करनी पड़ी, ट्रम्प साहब अपनी बयानिए को मुसलसल यू टर्न दिए चले जा रहे हैं, और हम पिछले 1 महीने से ये मुसलसल ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो जो कहते हैं उससे बाद में उनको बैक ऑफ करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो सूरत हाल है वो मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि यहाँ पे बड़ी मजे का खेज एक्टिविटीज नजर आ रही हैं। अगर आप पिछले 1 महीने से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो, चाहे वो बोरिस जॉनसन हो चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, दोनों के पास क्योंकि एक नॉर्मलसी का प्लान था,
कि हर चीज नॉर्मल है, सब ठीक होगा, तो आने वाले 5 साल में हम ये देखेंगे। अब अचानक जब उनको लगा कि कुछ भी नॉर्मल नहीं है, एक फार रीचिंग इम्पैक्ट आ गया, अब क्या करें? तो ना यूके के पास इसका जवाब है, ना यूएसए के पास का जवाब है। तो अभी फिलहाल हम सब सेम पेज में हैं। जो अभी इस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करेगा, शारिक साहब, माय वर्ड्स टू यू, और आप देखेंगे कि ये इतना बड़ा वैक्यूम है जिसको अगर हमने कैपिटलाइज कर लिया, बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ पैट्रियट, कि हमारे कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे हम बहुत अच्छा काम, देखिए हम पूरे पाकिस्तान को चेंज नहीं कर सकते, हम एक सैंपल उठाते हैं। एक सैंपल वो एरिया जो मेरे एक्सेस में है, मैंने वो सैंपल सरजानी टाउन उठाया है। मैंने सरजानी टाउन सेक्टर 5E में एक ऐसा सेटअप करने की कोशिश की है जिसमें मैं लोगों को जानता हूं, मैं पिछले 11 साल से वहां अपना सोशल प्रोजेक्ट चला रहा हूं। मैंने उसको सैंपल किया और मैं सोच, मेरी कोशिश है और अल्लाह से दुआ है कि 1 साल के अंदर अंदर मैं ऐसे यूथ को खड़ा करूं जो कि कोडर्स हैं, जो कि एक ऐसी अमेजिंग टेक्नोलॉजी को ला सकते हैं। मैं वहां के शार्प बच्चे जानता हूं, तो मेरा काम सिर्फ वहां एक सेटअप देना है। उस सेटअप के साथ मेरे दोस्त, और आपको पता है एंजल इन्वेस्टर सिर्फ और सिर्फ सस्टेनेबिलिटी मानते हैं। अगर वो साबित हो गया कि अब एक सस्टेनेबल प्रोजेक्ट है, तो मैं आपको बताऊं शहरों में अपॉर्चुनिटी नहीं है, अपॉर्चुनिटी सिर्फ सोशली एक्सक्लूडेड एरियाज में है, कि अगर वहां पे जाके अनटैप्ड एरिया को आप पिक करते हैं, सक्सेस इज गारंटीड। जबरदस्त जबरदस्त। यानी अब आसान अल्फाज में तो अगर टू बी ऑन द लाइटर नोट, कि हमारे जैसे अंडर डेवलप कंट्री जहां हमारे यहाँ तो पीने का साफ पानी भी नहीं, और आजकल जो जिस तरह से कराची एक्सपोज हुआ है स्पेशली इस जी बारिश जी के बाद, जी कि डीएचए जी, जैसे इलाके की पोल खुल गई, बिल्कुल सही बात। वो लोग सबसे ज्यादा बुरे हालात में हैं। आई थिंक गुलिस्तान जौहर में रहने वाला हम लोग, तो हमारे लिए तो ब्लेसिंग है कि ना हमारी सड़कें फ्लडेड हुई, ना हमारे लाइट का इशू हुआ, और ना हमारे यहाँ दूसरे प्रॉब्लम्स हैं, जबकि वहाँ अपने बीच में सबने थे। तो लग तो ये रहा है कि जो लोग गंदगी में रह रहे हैं वो ज्यादा बेहतर, उनका इम्यून सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग था, वो पेंडेमिक का बेशक मुकाबला कर गए। और इतने बेशक। ज्यादा सोफिस्टिकेटेड लोग जो थे, यानी जिनका बहुत मतलब इतनी ज्यादा जो हाई क्लास स्टैंडर्ड्स हैं हेल्थ के, वो बुरी तरह फ्लॉप हो गए। तो मैंने आपको इसकी मिसाल दी ना, शायद 100% एग्री करता हूँ। आपकी मिसाल है ना यूके यूएसए, सबसे बड़ी डेथ्स आई है ना, नहीं सबसे बड़ी तैयार थे बात इसके है, लिए, तो बेहतर है कि नहीं थे गंदगी तैयार। बेहतर है गंदगी चलने दी जाए। नहीं, लेकिन इसमें एक पॉजिटिव नोट ये है कि बेचारे जितने भी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके बैठे हुए ना, ये बड़े ही मेंटली और नर्व रैकिंग सिचुएशन को फेस करने वाले लोग होते हैं। तो जी। मैंने अभी आपसे कहा ना कि हर ऐसे एरियाज में ऐसे मेंटली टफ आपको यूथ मिलेगी जिनके पास क्राइसिस को फेस करने का दम होता है, जिनके पास ये आइडिया होता है कि अगर आपने उनको ट्रैक दे दिया, अगर आपने उनको डायरेक्शन दे दिया, दे कैन रूल द वर्ल्ड। हम्म। अच्छा, एक थोड़ा सा वियर्ड सा सवाल शायद लगे, जी मैं बहुत ज्यादा उस पर सोचता भी हूँ कि जितनी भी ये सोशल मीडिया की जो डेवलपमेंट हुई है या टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हुई, वेस्ट से आई। आप देख लो कि फेसबुक आया, गूगल जी आया, लेकिन इनको चलाने वाले जो हैं वो इंडियंस या पाकिस्तानी गए, ठीक है ना, उनके टॉप सही। मोस्ट पे चले गए। तो ये तमाम डेवलपमेंट जो है ये यहाँ से क्यों नहीं आ सकी, हमारे एशिया की साइड से क्यों नहीं आ सकी? इन सब ने वहां बाहर जाकर तो बड़ी बड़ी पोजीशंस भी पकड़ी और इतने बड़े नेटवर्क खड़े कर दिए। गूगल को देख लीजिए, जो है फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान के तानिया अर्दिस का हमें यहाँ वो भी आई, तशरीफ लाई। फेसबुक एक जमाने में मैंने किसी ने मलेशिया से चलाने की कोशिश की थी, मुस्लिम फेसबुक के नाम से, वो फ्लॉप हुई। जी क्या वजह है कि ये पॉलिटिकल इश्यूज आते हैं, पैसे का इशू आता है, या इन्होंने जो अपना ये सारा सिस्टम है उसको पूरी तरह वेस्ट ने कैप्चर कर रखा है? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं शाहिद साहब, अगेन एक्सीलेंट क्वेश्चन। मैं आपको बताऊं यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम जो इमर्ज कर रही होती है फील्ड, जो जो भी फील्ड इमर्ज कर रही होती है, हम बहुत टाइम लगाते हैं उस पे कोई ना कोई टूल बेस्ड ट्रेनिंग देने के लिए। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अभी जब मैं काउंसलिंग करता था पाकिस्तान में, कोई बच्चा मेरे पास या कोई पेरेंट मेरे पास आते थे कि भाई मैं अपने बच्चे को क्या पढ़ाऊं, और अब यकीन करें जब मैं उससे कहता था कि इनको कलरी आर्ट्स करा दो या इनको फूड टेक्नोलॉजी, वो मुझसे इस तरह हंस के बात करते थे कि आपका दिमाग खराब हो गया, इतनी अच्छी मेरे बच्चे की परसेंटेज है, आप कह रहे हैं ये ना करो ये करा दो। तो मसला ये है कि बीइंग द पेरेंट हम भी अपडेट नहीं है कि इमर्जिंग फील्ड्स क्या हैं। और दूसरा सबसे अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हमारी एकेडमियां तैयार नहीं है। अगर मैं कहता हूं कि शारिक साहब यार कलनरी आर्ट्स के जितने बच्चे ग्रेजुएट करेंगे सब के सब हाईली प्लेस्ड होंगे। यूके में आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग की यूनिवर्सिटी है, सिर्फ आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग, फूड ओवरऑल तो आप छोड़ दें, कि जिसमें जितनी तरह की आइसक्रीम आप डेवलप और रिसर्च कर सकते हैं वो उसकी क्वालिफिकेशन आपको देंगे। हम्म। तो यहाँ पे पाकिस्तान में आप देख रहे होंगे हर कोई शेफ बना हुआ है, जी। लेकिन अगर पूछें कि तुमने क्वालिफिकेशन ली, वो कहेगा जी मैं कहाँ से लूं।
यूनिवर्सिटी से ज्यादा फीस एक ऐसे इदारे की है जो सिर्फ शेफ की ट्रेनिंग कराता है। उसको कोई जरूरत नहीं, इसको कोई रिकग्निशन चाहिए, वो बॉदर ही नहीं करता, उसको हायर एजुकेशन कमीशन मानती है, वो बॉदर ही नहीं करता, उसको कोई बोर्ड मानता नहीं मानता, क्योंकि वो ये कहता है कि मेरे पास 30,000 एप्लीकेशन है जिसमें से 30 लेता हूं। तो उसको क्या मुसीबत पड़ी है कि वो किसी रिकग्निशन पे जाएगा? वो कह रहा है जी इंडस्ट्री में इतनी शदीद डिमांड है इसकी, इतनी शदीद डिमांड है कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है इस रिकग्निशन का, मानना है मानो, नहीं माना नहीं मानो, मैं स्किल देता हूँ, स्किल देके आगे निकाल जाता हूँ। तो इस जो डेवलप्ड नेशन है शारिक साहब, वो इन इमर्जिंग फील्ड्स की इमीडिएटली टूल बेस्ड ट्रेनिंग शुरू करते हैं, वो इमीडिएटली आपको प्लेटफॉर्म दे देती हैं। अताउल्लाह खान ईसा खेलवी एक ऐसे जगह का लोक गुलकार है जहाँ पे सोशल बाइंडिंग्स बहुत ज्यादा हैं, वो इतने आराम से अपनी बेटियों को एक्सप्लोर करने नहीं देते, लेकिन उसी की बेटी थी ना जिसने विफ्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की, और आज कौन सी एनिमेटेड मूवी है दुनिया की, हॉलीवुड की, जिसका वो पार्ट नहीं है, उसी ने पढ़। तो कौन सा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम? कोई अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम नहीं है, बट हाँ उसने वो टूल बेस्ड ट्रेनिंग ली, स्किल ली, आज आप देखें वो हाउसवाइफ है माशाल्लाह, घर बैठ के काम करती है और जबरदस्त उसका रेवेन्यू बेस है। पाकिस्तान में इस चीज की जरूरत है। मैं भी अपनी एफर्ट कर रहा हूँ, आपके प्लेटफॉर्म से भी गुजारिश ये है कि हम तमाम वो लोग जो समझते हैं कि इमर्जिंग फील्ड है, अगर मेरा बच्चा शेफ बनना चाह रहा है तो हमारा प्रॉब्लम, हमारी सोशल नॉर्म हमें रोक देगी, लेकिन आज वही शेफ सेलिब्रिटी है। तो लेकिन हम कहें कि जरा शारिक साहब मुझे उन इदारों के नाम बताएं जहां पे ये कलरी आर्ट्स की ट्रेनिंग, या तो आप एक इदारे से या दो इदारे से ज्यादा तीसरा इदारा मुझे नहीं बता सकते। दिस इज द पार्ट। अच्छा, मैं चाहूंगा थोड़ा सा अभी जो आप अपना, अगर इफ यू वांट, तो आप जो यूके में स्टार्टअप कर रहे हैं तो वो जरा सा बताएं, और हाउ कैन पाकिस्तान के लोग जो उससे फैसिलिटेट हो सकते हैं। अच्छा, मैं थैंक यू वेरी मच। इट इज एन मोबाइल कॉमर्स प्लेटफॉर्म बाय द नेम ऑफ गो मोबी शॉप। असल में पाकिस्तान में पिछले 2.5 साल पहले हमने ये कोशिश की थी, और हमारी कोशिश ये थी कि वो रिटेलर्स जो कि हाउस होल्ड हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो अपनी कोई ना कोई चीज शोकेस करना चाहते हैं, और जिनके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक अच्छी शॉप शोकेस करने के पैसे नहीं है, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट है, तो हम उनको एक डिजिटल मार्केट प्लेस दें, डिजिटल प्लेटफॉर्म दें, और वो पूरा एक मार्केट हो। शॉपिफाई है, अमेजोन है, तो आपको पता है वहाँ ब्रांडिंग आप अपनी इंडिविजुअल नहीं कर सकते। तो हमारी कोशिश ये थी कि हम एक ऐसा डिजिटल डॉलमेन मॉल टाइप का या ऐसा मार्केट प्लेस दें, जो मार्केट प्लेस में आप अपनी दुकान खोलें, और वो दुकान किसी भी चीज की हो सकती है, जिसका रिटेल हो सकता है, वो रिटेल आउटलेट आप अपनी ब्रांड से खोलें, उसका मार्केट प्लेस में आप एंटर करेंगे और उसके सेगमेंट्स हैं, उसमें आप अपनी शॉप ऑन करेंगे, उसका पेमेंट प्रोसेस हमारा। और अब यूके में आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स को ये अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि वो अगर फेसबुक से या किसी भी प्लेटफॉर्म से अपनी चीजें सेल करते थे, तो अब उनके पास ये मार्केट प्लेस है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसमें पाकिस्तान में भी वो अपनी चीजें सेल कर सकते हैं, और उनका एक्सेस अब यूके मार्केट को भी है कि अगर वो कहें कि जी ये वाला प्रोडक्ट मैं यूके में बेचना चाहता हूँ और कोई यूके से खरीदना चाहता है, तो वो बहुत आराम से इस मार्केट प्लेस से वो चीज खरीद सकता है। तो एक तो हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगी उनकी अपॉर्चुनिटी, और मैं तमाम यूथ को इंशाल्लाह सितंबर 15 से मेरी पूरी कोशिश है कि जितने मेरे यूनिवर्सिटी के मेरा अपना एलुमनाई है तकरीबन 3,500-4 हजार का, मैं उनको ये अपॉर्चुनिटी फौरन पिच करने लगा हूँ, और इंशाल्लाह उस वक्त जितने भी हमारे बच्चे हैं जो किस तरह से भी रिटेल या बिजनेस में काम करना चाहते हैं, उनके पास ये प्लेटफॉर्म मार्केट प्लेस मौजूद होगा जहां वो अपनी रिटेल को शोकेस कर सकते हैं वर्चुअली। जबरदस्त, यकीनन, डेफिनेटली इज अ वेरी, स्पेशली पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को बाहर पहुंचाने में एक बड़ा 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 अच्छा इनिशिएटिव है। अच्छा, बैक टू थोड़ा सा एजुकेशन सेक्टर में है, अभी जो हालात हैं उसमें क्या कोई क्रॉस फंक्शनल कोई चीज नजर आती है? आप समझते हैं कि अब इन हालात में जो है, अगर ये इस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन आ जाती है, तो कैन वी है एक्सेस के शारिक साहब जो है वो ऑक्सफोर्ड में या कैम्ब्रिज में पढ़ सके यहाँ से बैठ के? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि मैं आपको बताऊं, MIT जितनी लीडिंग यूनिवर्सिटीज दुनिया की हैं शारिक साहब, इन्होंने अपने ऑनलाइन कोर्सेज पिच कर दिए। आप बिल्कुल यहाँ से बैठ के सब्सक्राइब करते हैं। MIT ने अपने अमेजिंग सेशंस कर दिए हैं। ICMA में मैं जब आने से पहले एक सेशन था, मैं वहाँ गया भी था, और मैंने कोशिश की थी कि थोड़ा सा अपना इनपुट इसमें भी दूं। डाटा साइंसेस हर कौसम मेमोरेंट की अब एक अनअवॉइडेबल रिक्वायरमेंट हो जाएगी, जिसमें अगर उसके पास डाटा एनालिसिस की एक सर्टिफिकेशन है, अगर उसको ये पता है डाटा साइंस क्या होती है, तो मैं आपको बताऊं, मैं गारंटी करता हूं कोई भी स्टूडेंट अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा।
तो डाटा साइंसेस अजूर माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेशन है, जिसकी कोर्स डिटेलिंग दुनिया की हर लीडिंग यूनिवर्सिटी दे रही है, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, आप नाम लेते रहें। आपको सिर्फ लॉगिन करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, वो आपको डेडिकेटेड आवर्स बता देंगे और आप उनके सर्टिफाइड इंडिविजुअल हो जाएंगे कि जिसने वो ट्रेनिंग्स ली हुई होंगी। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ तमाम अपने दोस्तों को कि वो इस तरह और कुछ ना करें, सिर्फ गूगल कर लें कि भाई मुझे डाटा साइंसेस की सर्टिफिकेशन लेनी है तो कौन सी यूनिवर्सिटीज करा रही हैं, वो इमीडिएटली आपको रिस्पॉन्ड बैक करेगा, गो सब्सक्राइब एंड हैव दैट ट्रेनिंग। जबरदस्त। अच्छा, अगेन एक माइट बी वियर्ड सा सवाल, आपका माशाल्लाह एजुकेशन की फील्ड में बड़ा जबरदस्त तजुर्बा है। मैं ज्यादातर प्रोफेशन में हाथ से काम करता हूँ, पढ़ाता जी नहीं जी जी, बिल्कुल। हूँ। हमारी एजुकेशन जो है वो बाहर जाके एक्सेप्टेबल नहीं है, क्यों? बड़ा बड़ा ब्रेन पैदा किया है हमने, ठीक है, लेकिन सिवाय चंद एक के लम्स हो गया और एक आईबी आ जाता है, या फाइनेंशियल साइड पे भी अगर आ जाए तो हम लोग सबको बाहर जाके ना कुछ स्ट्रगल करते हैं। क्या आप ये नहीं समझते कि हमारे सबके तमाम इंस्टीट्यूशन के साथ किसी ऑक्सफोर्ड का या कैम्ब्रिज का स्टिकर लगा कि हाँ यार, वी आर द फ्रेंचाइज ऑफ दिस यूनिवर्सिटी सो एंड सो, ताकि हमें बाहर जाके दोबारा इम्तिहान न देना पड़े? इस तरह की कोलैबोरेशन होनी चाहिए। अच्छा, मैं आपको बताऊं, ऐसा थोड़ा सा, मैं विद ऑल माय रिस्पेक्ट टू यू, ये थोड़ा सा ऐसा है नहीं बेसिकली, क्योंकि हायर एजुकेशन कमीशन की 7 लाख मेरी क्रिटिसिज्म सही, लेकिन हायर एजुकेशन कमीशन ने एक काम हमारे साथ अच्छा कर दिया कि जितनी भी चार्टर्ड इंस्टीट्यूशंस थे पाकिस्तान के, जितने भी, वो अगर चार्टर्ड हैं, वो डिग्री अवार्डिंग स्टेटस रखते हैं, तो उनका 100% क्रेडिट ट्रांसफर है इन ऑल द वर्ल्ड, कितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं। हाँ, यूनिवर्सिटीज के अपने कट ऑफ होते हैं, आपको भी पता है कि आईबीए का अपना एक कट ऑफ है। आप डेफिनेटली लिमिटेड सीट्स की वजह से, क्योंकि फ्लड ऑफ एप्लीकेंट्स होता है, तो आपकी स्क्रीनिंग आप थोड़ी सी उसको टाइट कर देते हैं। तो लेकिन अगर मैं कहूँ एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ऐसा नहीं है। हायर एजुकेशन कमीशन के इवोल्यूशन के बाद, जी जी, नहीं प्लीज बोला। तो मेरी गुजारिश सिर्फ और सिर्फ ये थी कि इनके आने के बाद एक काम अच्छा ये हो गया कि आपको इंडिविजुअली अपने आप को नहीं बताना पड़ता कि आप कौन है। इवन जैसे इन्होंने आईकैप और आईसीएमए को भी ऑन बोर्ड ले लिया था, और अब मैंने जब अपना एमफिल किया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मेरे पास एचईसी का एक इक्विवेलेंस था और मुझे बहुत आराम से मेरे एमफिल में एडमिशन मिल गया था। तो अब आईसीएमए इज एमकॉम इक्विवेलेंट, और मैं जब भी चाहूँ अपनी हायर एजुकेशन को किसी भी दुनिया के किसी फोरम से परसू कर सकता हूँ। हाँ, प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ जैसे सीमा ने मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ केस स्टडी मांगा है कि अगर मैं एफसीएमए हूँ तो मुझे लास्ट जो उनका केस स्टडी वो देना है, एंड आई विल बी अ क्वालिफाइड सीमा। तो काम हुआ है, काम पिछले 5-7 साल में बहुत अच्छा हुआ है, और डेफिनेटली और होना चाहिए कि किस तरह से कुछ अब पहले जैसे बहुत सारी दुनिया इंडिया करता है कि बहुत सारी सीट रिजर्व कर देता है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में। हम ये काम अगले स्टेप पे कर सकते हैं कि जी, इस इदारे की ये सीट रिजर्व्ड है, तो पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशन उसको वहां पे शॉर्टलिस्ट करेगा कि जो उनके जो टॉप 3 स्टूडेंट का ब्रास है वो गारंटीड एडमिशन फलाने इदारे पे ले सकता है। डेफिनेटली दिस इज स्टेप 2, जिसकी मेरे ख्याल से शायद आप बात कर रहे हैं। बट हाँ, एज फार एज मैपिंग ऑफ द कोर्सेज आर कंसर्न, इट इज 100% एक्सेप्टेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखो, वो तो यकीनन हो गया कि आईकैप हो गया या आईसीएमए वगैरह का हो गया, तो ये खैर लेकिन कुछ चंद पेपर दे के आपको निकलना होता है। लेकिन मगर मैं इन जनरल एक्सेप्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ कि जो जैसे जो फीडबैक्स वगैरह मिलते जाते हैं कि जो लोग बाहर गए वो बेचारे या तो कहते हैं यार एसीसी निकाल देते या सीमा कर लेते। एक जनरलाइज बात हुई, क्योंकि जिस किस्म की कंडीशन हमारे सभी सबने माइग्रेशन के मुताबिक ज्यादा सोचा, और जो लोग बाहर कनाडा वगैरह गए तो फिर ये इस तरह के केसेस भी सामने आए कि उन्होंने अपनी यहाँ की पाकिस्तान की लोकल जो क्वालिफिकेशन थी वो शायद सरेंडर कर दी हो, वहाँ का सीएजीए या वहाँ का सीपीए लिखना जो है वो शायद ज्यादा प्रेफर करते हैं, कहते हैं जी ठीक है जी, हमारा तो काम हो गया, अब वो अपनी उस पर मजीद आगे नहीं। तो मैं इस हवाले से सोच रहा था कि भाई, क्या अगर करिकुलम में कोई इश्यूज हैं, ये सारी चीजें जैसे आपने वजाहत कर दी है कि भाई मैपिंग की हुई है, कोई इश्यूज हैं तो इसी तरह से करके मिक्स एंड मैच कर दें ताकि ये मसला बिल्कुल ही खत्म हो जाए, यानी एक पेपर भी ना देना पड़े। अजी शाहिद साहब, मैं आपको बताऊं, वो इसलिए पॉसिबल नहीं है। मैं थोड़ा सा और दो चीजें, एक रियलाइजेशन भी, क्योंकि मैं इसमें काम करता हूं। मैं आपको बताऊं, हम थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट पार्ट है हमारा कि हम मुझ समय जितने भी दोस्त कभी भी माइग्रेट करने की प्लान करते हैं, तो मैं आपको बताऊं उनका जो रवैया होता है वो ये कि बस किसी तरह हम पहुंच जाए। हम बुरे प्लानर हैं, मुझ समेत। हम प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं लेते कि वहां पे क्या एक्सेप्टेबल है, क्या एक्सेप्टेबल नहीं है, क्या ब्रिजिंग होगी, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर मैं कहता हूँ कंपनी लॉ या टैक्सेशन मैंने पाकिस्तान का पढ़ा है, मैं कनाडा टैक्सेशन नहीं जानता, मैं यूके टैक्सेशन नहीं जानता, तो मुझे अल्टीमेटली वो टैक्सेशन पढ़नी पड़ेगी।
तो अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि वो टैक्सेशन पढ़ने के लिए आपको यूके आना है। तो अगर मैं यूके आने का प्लान कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि मुझे अकाउंटिंग प्रोफेशन में ही जाना है, तो मुझे डेफिनेटली वो डेफिशिएंट कोर्स कर लेने होंगे जो एक्चुअली डेफिशिएंट कोर्स नहीं है। वो प्रोग्राम है या वो नॉलेज है जो बेसिकली उसके बगैर वो अपनी इंडस्ट्री में आपको वेलकम नहीं करेंगे। वो कहेंगे जी आपको वैट का स्ट्रक्चर ही नहीं पता, आपको पता ही नहीं है रिटर्न फाइल कैसे करते हैं, आप कह रहे हैं आप बहुत जबरदस्त अकाउंटेंट हैं। नहीं है, हम नहीं मानते आपको जब तक आप ये दो जो अपनी डेफिशिएंसी को पूरा नहीं करते। एग्जैक्टली। तो मेरी गुजारिश हर दोस्त से है कि अगर वो माइग्रेट करने का प्लान कर रहे हैं तो जरूर देखें कि वहां पे जो नीड है वो है क्या, वो अपने आप को उस तरह से तैयार कर लें। और जब यहाँ पहुंच, मैंने आपको ऐसे कई मिसालें दे सकता हूँ शारिक साहब, कि जब वो यहाँ आए हैं उनके पास जॉब ऑफर लेटर पहले से मौजूद था, अच्छा। जस्ट बिकॉज कि वो वहां से उसकी प्लान करके निकले थे। वो यहाँ आके अपनी स्ट्रगल नहीं कर रहे थे। होता क्या है, मैं अपनी एक लिमिटेड बजट के साथ यूके पहुंचता हूँ, मेरे पास वो पैसे, डर लगता है कि पैसे खत्म होने वाले हैं, तो मैं उसको संभालने के लिए जितनी और जॉब्स है वो मैं करता हूँ। और ऑड जॉब करने की वजह से क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता, तो ना मैं वो ट्रेनिंग कर सकता हूँ, ना मैं वो पढ़ाई कर सकता हूँ। और उसके बाद फिर मैं ये एक कर्स करना शुरू करता हूँ कि जी मेरी किसी क्वालिफिकेशन का कोई फायदा नहीं रहा। तो मेरी गुजारिश सबको ये है कि बहुत थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अगर प्रोएक्टिव हो जाए तो रिजल्ट्स बिल्कुल कुछ से कुछ और हो जाएंगे। इस वक्त जो पेंडेमिक आया और उसमें जो हमारे इंटरमीडिएट के और जो स्टूडेंट से जो फर्स्ट स्टेशन के टाइम से गुजरे कि अब क्लासेस स्कूल बंद हो गए या कॉलेजेस बंद हो गए, आगे एक फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है कि आगे जो है वो इस प्रॉब्लम को जो है इसमें अपॉर्चुनिटी में कैसे क्रिएट करें। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने तजुर्बे के बेस पे कुछ स्टूडेंट्स के लिए इस किस्म की कोई बात बताएंगे वो किस तरह से जो है इसको अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं सिचुएशन को। जरूर जरूर, मैं अपने तमाम वो बच्चे जो इंटरमीडिएट कर चुके हैं या कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स और मास्टर स्टूडेंट्स, मैं तीनों को एड्रेस कर रहा हूं और मैं स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूं कि इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स से अपना सीवी बनाना शुरू करें। और 5 से 6 महीने की जो सर्टिफिकेशंस हैं, अगर आपका दिल लगता है डाटा साइंसेज में, अगर आपका दिल लगता है हर उस कोडिंग के ट्रेनिंग्स में, अगर आपका दिल लगता है ईआरपी सॉफ्टवेयर्स में, अपने आप को टेक इनेबल अगर आप कर देंगे, मैं आपको गारंटी करता हूं आपकी जॉब्स पाकिस्तान में मौजूद हैं, आपकी जॉब इंटरनेशनल मार्केट में मौजूद हैं। लेकिन खुदारा अपने इंटरमीडिएट के साथ आगे आते चले जाएं। इवन एथिकल हैकिंग, एथिकल कोडिंग, ये अगर आप करना शुरू करेंगे, और कुछ मत करें, सिर्फ गूगल करें कि मैं अभी कौन सी ऐसी टेक इनेबल्ड, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, टेक इनेबल्ड ट्रेनिंग लूं जो मुझे मेरे आने वाले वक्त में इस इंडस्ट्री का हिस्सा बना देगा। इमीडिएटली आपको गूगल से रिस्पांस मिलेगा। आप अपनी पसंद की चीज पिक कीजिए जो कि टेक इनेबल्ड होगी इंशाल्लाह, और आप यकीन जानिए कि आपकी स्पीड रॉकेट्स की तरह से तेज जाएगी एज फार जो सक्सेस इज कंसर्न। आखिरी मिसाल दे दूं, पहले हम जब बैचलर्स कर रहे थे शारिक साहब, तो हम कहते थे हम जी मैनेजमेंट साइंस के लोग, हम जी फाइनेंस के लोग, हमारा टेक्नोलॉजी को ताल्लुक नहीं है। लेकिन आज हम ही वही अकाउंटेंट हैं जो पाइथन लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। और पाइथन लैंग्वेज क्योंकि यूजर फ्रेंडली हो गई है, मैट्रिक का स्टूडेंट भी पाइथन लैंग्वेज पढ़ के इसको सीख के अपनी प्रोग्रामिंग कोडिंग कर सकता है। आई स्ट्रांगली रिकमेंड टू गो फॉर सच प्रोग्रामर्स, टू गो फॉर सच लैंग्वेजेस। जबरदस्त। अच्छा, मैं इसी बातों से एक जल्दी से कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ कि जो जी अभी कराची में हुआ या के जो ये कैम्ब्रिज के स्टूडेंट ए लेवल्स ओ लेवल्स के बाहर आ गए थे कि इम्तिहान नहीं जी, हुआ और उनको बहुत ही लो ग्रेड्स दिए गए, क्या कहेंगे बिल्कुल। आप इसको? क्या ये नहीं नहीं, सही था? बहुत पैथेटिक पैथेटिक था। मैंने आपको ये कहा कि यूके में तो बहुत शदीद प्रोटेस्ट हुआ और विद इन अ डे उसको रोल बैक करना पड़ा उनको। तो डेफिनेटली वो उसके लिए तैयार नहीं थे। और उन्होंने सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है देखिए, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उन्होंने पोस्ट कोड्स लिए। यानी पोस्ट कोड्स लिए इन द सेंस कि अगर मैं कह रहा हूँ मेरा एक पर्टिकुलर XYZ पोस्ट कोड है, तो इसका मतलब है मैं एक ऐसे एरिया में रहता हूँ जहाँ गरीब रहते हैं, जहाँ फाइनेंशियली कॉन्स्ट्रेंट लोग रहते हैं, तो इनके ग्रेड कम करो। और जहां पे पोस्ट कोड ऐसा है जहां एलीट रहते हैं, वहां का ग्रेड ज्यादा कर दो। ये सबसे बड़ी क्राइसिस की वजह बनी कि जी वो उनकी स्कूलिंग भी कम होगी। तो जो एलॉगरिथम उन्होंने चार्ज की, जो मैंने अभी आपसे कहा ना, डाटा साइंस इज ऑल अबाउट एलॉगरिथम, इट्स नॉट अबाउट स्टैटिस्टिक्स। उन्होंने ये एक फंडामेंटल राइट ले लिया कि जी गरीब एरिया, ये इस वाले एरिया के ग्रेड्स को कम कर दो, इस एरिया को ज्यादा कर दो। ये इतना बड़ा ह्यूमन क्राइम। अच्छा, ये भी मैं आपको बताऊं, इसको पॉइंट आउट करने वाले भी डाटा साइंटिस्ट थे, अच्छा। जिन्होंने कहा कि जो रिजल्ट का लॉग आ रहा है, वो रिजल्ट का लॉग इस पोस्ट कोड्स के साथ सबसे कम है और इन पोस्ट कोड्स के साथ सबसे ज्यादा है। अच्छा। तो ही वाज अ डाटा साइंटिस्ट हु एक्चुअली एक्सप्लोर्ड इट एंड एक्सपोज्ड इट।
जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, वो खैर सवाल तो सवाल आ रहे हैं, एक और पूछता हूँ मैं, चलो। जी जी ये जो हमारे यहाँ एक बड़ा इमोशनल किस्म का एक सवाल अक्सर उठता है सोशल मीडिया के ऊपर कि भाई जिन कौमों ने तरक्की की उन्होंने अपनी जबान में पढ़ा। वो कहते हैं जी सही चाइनीज जो है बात वो है। चाइनीज में बेशक पढ़ता है, बेशक इंडियन जो है बेशक। वो हिंदी में आ गया है। और अगर आप स्पेशली मुस्लिम कंट्रीज की तरफ आ जाएं तो शायद जो है तरक्की का वो पहलू नजर नहीं आता। ना उनको अपनी जबान में पूरी तरह ग्रिप है, ना वो अंग्रेजी ढंग से बोल पा रहे हैं। अच्छा, बेशक। कुछ सब्जेक्ट्स आई बिलीव के यार, जैसे अकाउंट्स का सब्जेक्ट पढ़ा कर वो मुझे उर्दू में पढ़ना पड़ जाए तो शायद मैं कभी भी हजम नहीं कर सकता। क्या वो करते हो कि व्हाट शुड बी दी, अंग्रेजी का जो मीडियम है जिस तरह से उन्होंने उसको फैलाया है, तो इसमें कोई हर्ज है, या हम सब कुछ जो है वो चाइना की तरह डाइवर्ट करके उर्दू पे आ जाए, जबकि प्रैक्टिकली। बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए मैं आपको बताऊं, ये तो बात इसमें दो राय ही नहीं है कि जो बच्चा, जो इमर्जिंग माइंड है, वो अपनी नेटिव लैंग्वेज में जितना कंफर्टेबल है वो किसी भी फॉरेन लैंग्वेज में हो नहीं सकता। ये तो इसमें तो दो राय है ही नहीं। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि अगर अभी आप देखें, जो हम एक नई फिलॉसफी, एक नया टोन ऑफ एजुकेशन लाए हैं, वो इस मोबाइल रेवोल्यूशन ने बहुत ज्यादा इसको रीडिफाइन किया है। यानी मेरा 5 साल का बेटा मुझसे अच्छा गैजेट चलाता है, और वो मुझे समझा देता है कि इसमें मजीद फीचर्स क्या हैं, एक्सबॉक्स की अंदर जाते कैसे हैं, पासवर्ड को लॉक अनलॉक कैसे करते हैं। तो मैंने कोई मैनुअल इसको नहीं पढ़ाया, मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं दी उसको, ना उसने कोई यूट्यूब चैनल देखा, ना कुछ। यानी इसका मतलब ये है कि गैजेट और टेक्नोलॉजी ने सीखने की जो सलाहियत है उसको रीडिफाइन किया है। यानी अब मैं किताबें पढ़ के नहीं सीख रहा, अब मैं बेसिकली उसको प्रैक्टिस करके सीख रहा हूँ। तो मैंने जो अभी आपसे कहा कि लैंग्वेज बैरियर को इसने हटाया है, इस हद तक हटा दिया है कि भले वो नहीं समझ रहा कि इसका मतलब क्या है, लेकिन वो पूरे प्रोसेस फ्लो को समझ गया, और प्रोसेस फ्लो को समझ के उसको एग्जीक्यूट करके उसको बहुत एफिशिएंटली यूज कर रहा है। तो हमें बेसिकली इस मोड ऑफ टीचिंग को अपनाना होगा। हमें इस मोड ऑफ टीचिंग से बच्चों को अपने पढ़ाना होगा कि टूल ले लो और टूल से समझाने की कोशिश करें। और अल्टीमेटली जो आपने अभी फरमाया कि अल्टीमेटली उसको अपनी रीजनल लैंग्वेज में इसलिए आ जाएगा क्योंकि अब वो हियरिंग एड से पढ़ा रहे हैं, कि यानी मैंने इंग्लिश में सारी चीजों को एक अपने सॉफ्टवेयर से सिंधी में कन्वर्ट कर दिया। वो बहुत आराम से अपनी सारी इंग्लिश को सिंधी में कन्वर्ट करेगा, समझेगा, सुनेगा और इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देगा। तो ये अब बहुत डुएबल हो गया है कि द कन्वर्जन ऑफ लैंग्वेजेस टू हाँ, डिफरेंट मल्टी तो आ गए, लिंगुअल। बिल्कुल। बुजुर्ग आ गए जी, आपने बोला बता दिया, एब्सोल्युटली उसमें ट्रांसलेट करके एब्सोल्युटली दे दिया, ट्रांसलेटर्स आ रहे हैं। एब्सोल्युटली वो एब्सोल्युटली। चीजें यकीनन यकीनी तौर पे हो रहे हैं। बड़ा फ्रूटफुल डिस्कशन रहा और आपके साथ बात करके बड़ा मजा प्लेजर इज भी ऑल आ रहा है। टाइम प्लेजर इज इज ऑल रनिंग माइन। आउट, तो इंशाल्लाह फिर किसी वक्त आपको दोबारा जहमत देंगे, प्लेजर इज ऑल माइन। कुछ नया कॉन्सेप्ट बना के, और फिर आपसे बात जरूर। करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द वंडरफुल टाइम। अपना बहुत सारा प्लेजर ख्याल रखिएगा, प्लेजर और प्लेजर इज ऑल माइन। थैंक यू। और बहुत खुश रहे हैं तारिक साहब, और मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, और मेरी दुआ है कि आपका यूट्यूब चैनल एक बहुत प्रोडक्टिव एस्पेक्ट के साथ लॉन्च हुआ है, और मेरी दुआ है इंशाल्लाह कि ये स्ट्रेटेजिक इंटेंट आपका बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहे इंशाल्लाह। माय बेस्ट विशेस टू यू। थैंक यू वेरी मच फॉर द विशेस। और प्लेजर। व्यूअर से गुजारिश है कि प्रोग्राम देखिएगा, और आखिर में हल्की सी जो लोग यूट्यूबर्स करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी का बटन दबा जरूर। दीजिएगा, ताकि रज़ा जैसे लोगों की बातें आप तक पहुंच सके।